जंगल में कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। चारों तरफ बर्फ की सफ़ेद चादर बिछी हुई थी। पेड़ पौधे सब बर्फ से ढके थे और ठंडी हवाएं हड्डियों को कंपा देने वाली थीं। इसी बर्फीले तूफान के बीच एक पुराने पेड़ पर रीमा चिड़िया और टुन्नू का घोंसला था। घोंसले में एक कीमती अंडा रखा था और उसकी हिफाजत रीमा की बूढ़ी माँ कर रही थी। माँ, हवा बहुत तेज़ है। आप अंडे के ऊपर से हट जाइए, मैं बैठ जाती हूँ। आपकी तबीयत वैसे भी ठीक नहीं है। नहीं रीमा बेटी, तुम अभी जवान हो, तुम्हें भोजन की तलाश में जाना होगा। मेरे शरीर में अब ज़्यादा जान नहीं है, लेकिन मेरे पंखों में अभी भी इतनी गर्मी है कि मैं अपनी नाती या पोते को इस बर्फ से बचा सकूं। सासू माँ, आप बहुत जिद्दी हैं। बाहर देखिए, बर्फ रुकने का नाम नहीं ले रही। हमारे पास खाने के लिए एक भी दाना नहीं बचा है। टुन्नू बेटा, तुम और रीमा जाओ, पिंकी और कबूतर के साथ मिलकर कुछ ढूंढो। फिक्र मत करो, जब तक मेरी सांस चल रही है इस अंडे को आज भी नहीं आने दूंगी। ठीक है माँ, हम जल्दी वापस आएंगे। अपना ख्याल रखना। रीमा और टुन्नू भारी मन से उड़ जाते हैं। नानू चिड़िया अपने कांपते पंखों से अंडे को पूरी तरह ढक लेती है। दूसरी तरफ कालू कौवा और उसकी पत्नी गोरी ठंड से बेहाल थे। वे दोनों स्वभाव से बहुत आलसी और दुष्ट थे, लेकिन कालू की माँ बहुत ही नेक दिल और समझदार थी। कालू जी, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। इस बर्फ में तो कोई कीड़ा भी बाहर नहीं निकल रहा। अगर आज खाना नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगी। अरे भाग्यवान, थोड़ा सब्र करो। मैंने देखा है कि रीमा, चिड़िया और टुन्नू बाहर गए हैं। उनके घोंसले में एक बड़ा सा अंडा है और वहाँ सिर्फ वो बुढ़िया बैठी है। खबरदार कालू, अगर तुमने उस बेचारी बूढ़ी चिड़िया या उसके अंडे को हाथ भी लगाया, पाप लगेगा तुझे। दूसरों का घर उजाड़ कर अपना पेट भरना कभी फलदायी नहीं होता। माँ, तुम तो चुप ही रहो। तुम्हारे धर्म कर्म से पेट नहीं भरता। गोरी, चलो मेरे साथ, आज तो दावत होगी। हाँ चलिए, वो बुढ़िया हमारा क्या क्या बिगाड़ लेगी। कालू और गोरी अपनी बूढ़ी माँ की बात अनसुनी करके वहाँ से उड़ जाते हैं। वो बूढ़ी माँ दुखी होकर भगवान से प्रार्थना करती है और उनके पीछे धीरे धीरे उड़ती है। रीमा और टुन्नू की मुलाकात उनके दोस्तों से होती है। कबूतर, उसकी पत्नी लूसी और पिंकी कौवी सब मिलकर बर्फ के नीचे दबे दाने ढूंढ रहे थे। रीमा, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? पिंकी, मुझे माँ की बहुत चिंता हो रही है। वो बहुत बूढ़ी हैं और ठंड बहुत ज़्यादा है। वो अंडे को छोड़कर हिल भी नहीं रहीं। रीमा, तुम डरो मत। बड़ों का आशीर्वाद बहुत ताकतवर होता है। चलो, मुझे वहाँ थोड़ा सूखी लकड़ियाँ और कुछ बेरीज मिली है। हाँ, हम सब मिलकर चलते हैं। लकड़ियों से तुम्हारे घोंसले में थोड़ी गर्मी हो जाएगी। धन्यवाद दोस्तों, तुम लोग सच में बहुत अच्छे हो। तभी अचानक मौसम और खराब हो जाता है। तेज आंधी चलने लगती है। अरे नहीं, ये तो बर्फीला तूफान है। हमें जल्दी घर लौटना होगा, वरना हम सब बर्फ में जम जाएंगे। इधर रीमा के घोंसले पर खतरा मंडरा रहा था। कालू और गोरी वहां पहुंच चुके थे। बूढ़ी चिड़िया बर्फ से लगभग जम चुकी थी, लेकिन उसने हिलना बंद नहीं किया था। अरे ओ बुढ़िया, हट जा वहाँ से। हमें वो अंडा दे दे, वरना तेरी हड्डियों का चूरा बना दूंगा। कालू, चले जाओ यहाँ से, ये मेरे बच्चे की निशानी है। कालू जी, बातों में समय बर्बाद मत करो। इसे धक्का दो और अंडा उठा लो। मैं मर जाऊंगी, पर तुम्हें इसे छूने नहीं दूंगी। कालू ने अपनी चोंच से बूढ़ी चिड़िया पर हमला किया। बूढ़ी चिड़िया दर्द से कराह उठी, लेकिन उसने अंडे को अपने सीने से और कसकर लगा लिया। नहीं, तुम इसे नहीं ले जा सकते। कालू ने बूढ़ी चिड़िया के पंख नोचने शुरू कर दिए। बुढ़िया खून से लथपथ हो गई थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। कालू जैसे ही बूढ़ी चिड़िया को घोंसले से नीचे गिराने वाला था, तभी वहां एक जोरदार आवाज आई। कालू की माँ वहां आ पहुंची। रुक जा दुष्ट! उसने अपनी पूरी ताकत से कालू के सिर पर एक सूखी टहनी दे मारी। आह माँ, तुम मुझे क्यों मार रही हो? शर्म नहीं आती तुझे, एक बूढ़ी और लाचार माँ पर हमला करते हुए? थू है तेरी ऐसी ताकत पर। देख उस माँ को, अपनी जान देकर भी वो अपने परिवार की रक्षा कर रही है, और एक तू है जो दूसरों को मारकर जीना चाहता है। सासू माँ, आप हमारा पक्ष लेने के बजाय दुश्मनों का साथ दे रही हैं। चुप कर कुलच्छनी, जो गलत है वो गलत है। अगर तुम दोनों ने अब एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मैं भूल जाऊंगी कि तुम मेरे बेटे बहू हो।
कालू और गोरी अपनी माँ का रौद्र रूप देखकर डर गए और पीछे हट गए। उसी समय रीमा, टुन्नू और उनके दोस्त कबूतर, लूसी, पिंकी भी वहाँ पहुँच गए। उन्होंने बूढ़ी चिड़िया की हालत देखी तो सन्न रह गए। लेकिन तभी एक चमत्कार हुआ। घमासान और शोर के बीच वह अंडा हल्का सा हिला। उसमें दरार पड़ी और एक नन्ही सी चोंच बाहर आई। अंडा से एक सुंदर सी नन्ही चिड़िया बाहर निकली। यह छुटकी थी। बूढ़ी चिड़िया जो अब तक दर्द से कराह रही थी, नन्ही छुटकी को देखकर अपना सारा दर्द भूल गई। मेरी नन्ही परी, मेरी छुटकी आ गई। माँ, आपने इसे बचा लिया। आपने अपनी जान पर खेलकर इसे बचाया। नन्ही छुटकी अपनी नानी के पंखों में दुबक गई। यह दृश्य इतना भावुक था कि वहाँ मौजूद हर पक्षी की आंखें नम हो गईं। कालू और गोरी यह सब देख रहे थे। नन्ही जान की मासूमियत और बूढ़ी चिड़िया के बलिदान ने कालू के पत्थर दिल को भी पिघला दिया। देख कालू, इसे कहते हैं प्यार। क्या तुझे अब भी भूख लगी है? क्या तू इस नन्ही जान को खाना चाहता है? नहीं माँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। मुझे भी माफ कर दीजिए, हमें बहकावा आ गया था। काकी, मुझे माफ कर दो, मैं शैतान बन गया था। कालू, माफ़ी मुझसे नहीं, ईश्वर से मांगो। और देखो, आज इस नन्ही जान के आने की खुशी में मैं किसी से नाराज़ नहीं हूँ। दोस्तों देखो, बर्फ गिरना बंद हो गई है और थोड़ा धूप निकल गई है। और देखो, बूढ़ी कौवी काकी अपने साथ कुछ लाई है। बूढ़ी कौवी ने अपने पंखों के नीचे छिपाकर रखा हुआ कुछ भोजन निकाला और रीमा को दिया। ले बेटी रीमा, ये नन्ही छुटकी और तुम्हारी माँ के लिए है। आज से मेरा बेटा तुम्हें कभी तंग नहीं करेगा, ये मेरा वादा है। उस दिन जंगल के सभी पक्षियों ने सीखा कि एक माँ का प्यार किसी भी तूफान से बड़ा होता है। चाहे वो रीमा की माँ हो जिसने अंडे को बचाया, या कालू की माँ जिसने अपने बेटे को सही राह दिखाई। बर्फ अब भी थी, लेकिन अब उस जंगल में नफरत की ठंड नहीं, बल्कि प्यार की गर्माहट थी। सर्दियों का मौसम अपने चरम पर था। पूरा सुंदरवन सफ़ेद बर्फ की चादर से ढका हुआ था। पेड़ों की डालियां बर्फ के बोझ से झुकी हुई थीं और ठंडी हवाएं किसी धारदार चाकू की तरह चल रही थीं। लेकिन इस जमा देने वाली ठंड में भी पक्षियों के बीच एक अलग ही उत्साह था। आज जंगल के सबसे सीधे साधे पक्षी कबूतर की शादी थी। हे भगवान, आज तो ठंड ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। छुटकी, जल्दी तैयार हो जाओ, हमें कबूतर की शादी में मदद के लिए जाना है। माँ, क्या शादी सच में इसी तूफानी मौसम में होगी? मुझे तो डर लग रहा है कि कहीं हम जम न जाएं। हिम्मत रखो बेटी, कबूतर हमारा दोस्त है, उसकी मदद करना हमारा फ़र्ज़ है। और फिर पिंकी कौवी भी वहाँ होगी, वो बहुत मेहनती है। रीमा और छुटकी बर्फीली हवाओं का सामना करते हुए उस बरगद के पेड़ के पास पहुंची, जहां शादी का मंडप सजाया जा रहा था। वहां का माहौल थोड़ा तनावपूर्ण था। कबूतर दूल्हा बनकर बैठा था, लेकिन उसके चेहरे पर खुशी से ज़्यादा चिंता थी। उसकी होने वाली पत्नी लूसी, जो शहर से आई थी, बहुत गुस्से में लग रही थी। ये कैसी जगह है? हर जगह सिर्फ बर्फ और कीचड़। कबूतर, तुमने मुझसे झूठ बोला था कि शादी किसी महल में होगी। ये तो एक मामूली पेड़ है, मेरे पंख खराब हो रहे हैं। लूसी, समझने की कोशिश करो। अचानक मौसम खराब हो गया, अब हम जगह नहीं बदल सकते। अगर मुझे पता होता कि तुम इतने गरीब हो और तुम्हारे दोस्त इतने साधारण हैं, तो मैं कभी हाँ नहीं करती। लूसी की कड़वी बातें सुनकर रीमा और पिंकी कौवी को बहुत बुरा लगा, लेकिन वे चुप रहीं। लूसी अभी अपने बुरे रूप में थी। उसे दूसरों की भावनाओं की कोई कद्र नहीं थी। जहाँ एक तरफ शादी की रस्में शुरू होने वाली थीं, वहीं दूसरी तरफ जंगल के सबसे बदमाश पक्षी कालू और उसकी पत्नी गोरी कौवी बैठे थे। उनकी आंखों में जलने और लालच था। देख रही हो गोरी, इस कबूतर की शादी में कितना सारा खाना बना है और हम यहाँ ठंड में भूखे मर रहे हैं। हाँ कालू जी, मुझे वो खीर और दाने चाहिए। हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे शादी रुक जाए और सारे मेहमान भाग जाएं। फिर हम सारा खाना आराम से खाएंगे। बिल्कुल, मेरे पास एक योजना है। जब फेरे शुरू होंगे, हम पीछे से हमला करेंगे और शोर मचा देंगे कि बाढ़ आ गई। भगदड़ में हम खाना चुरा लेंगे। शादी की रस्में शुरू हुई। पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे। तभी अचानक हवा की गति तेज हो गई। ये सामान्य हवा नहीं थी, ये एक बर्फीला तूफान था। मौसम आज उनका सबसे बड़ा दुश्मन बन गया था।
बर्फ के ठंडी ठंडी गोले आसमान से गिरने लगे। सब लोग संभल जाओ, तूफान बढ़ रहा है। इसी अफरा तफरी के बीच आसमान में एक काला साया मंडराया। वो थी माही चील। माही चील जंगल की सबसे खतरनाक शिकारी थी। उसकी नजरें शादी के खाने पर नहीं बल्कि मेहमानों पर थीं। हा हा हा, आज तो दावत होगी, एक साथ इतने सारे शिकार। इस तूफानी मौसम ने तो मेरा काम आसान कर दिया। भागो, माही चील आ गई है। माही चील ने झपट्टा मारा। उसका निशाना नन्ही छुटकी थी। छुटकी डर के मारे बर्फ में जम सी गई थी। माँ, बचाओ! ये सब क्या हो रहा है? मुझे मेरे घर जाना है। कबूतर, तुम कितने कमजोर हो, अपनी रक्षा भी नहीं कर सकते। माही चील छुटकी को पकड़ने ही वाली थी कि तभी कुदरत का कहर माही पर ही टूट पड़ा। तेज हवा के झोंके से एक भारी भरकम डाल टूटी और सीधे माही चील के पंख पर आ गिरी। माही दर्द से कराह उठी और बर्फ में गिर पड़ी। वो अब उड़ नहीं सकती थी। उधर कालू और गौरी, जो खाना चुराने आए थे, तूफान में फंस गए। वे दोनों ठिठुरते हुए जमीन पर गिर पड़े और अचानक से उनके ऊपर बर्फ गिर गया था। तूफान इतना तेज था कि एक पेड़ लूसी के ऊपर गिरने ही वाला था। आज तो मैं गई। लूसी ने आंखें बंद कर लीं। तभी एक चमत्कार हुआ। रीमा और पिंकी ने अपनी जान की परवाह किए बिना अपनी पूरी ताकत लगाकर उस पेड़ को पकड़ लिया। तुमने मुझे बचाया, जबकि मैंने तुम सबका कितना अपमान किया था। हम जंगल वाले हैं लूजी। हम मुसीबत में अपनों का साथ नहीं छोड़ते, चाहे वे हमसे नफरत ही क्यों ना करें। रीमा की इस बात ने लूसी का दिल पिघला दिया। उसका घमंड चूर चूर हो गया। उसने देखा कि कबूतर भी अपनी जान जोखिम में डालकर मेहमानों को सुरक्षित जगह ले जा रहा है। लूसी समझ गई कि असली सुंदरता दिल की होती है, महलों की नहीं। उधर माही चील बर्फ में दबी तड़प रही थी। उसे लगा कि अब ये पक्षी मिलकर उसे मार डालेंगे। माँ, देखो, इसे बहुत चोट लगी है। हमें इसकी मदद करनी चाहिए। पागल हो गई हो छुटकी, ये हमें खाने आई थी। नहीं पिंकी, इस वक्त ये लाचार है और मरते हुए को मारना ठीक बात नहीं है। रीमा और कबूतर ने मिलकर उस पेड़ को वहाँ से हटा दिया। ये देखकर माही की आंखों में आंसू आ गए। उसने आज तक सिर्फ नफरत देखी थी। पहली बार किसी ने उस पर दया दिखाई थी। मैं तुम सबको मारने आई थी और तुम मेरी जान बचा रहे हो। आज से मैं तुम्हारी दोस्त हूँ। मैं कसम खाती हूँ, इस इलाके में कोई भी शिकारी तुम पर हमला नहीं करेगा। लेकिन तूफान अभी भी नहीं रुका था और कालू कौवा अभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आया था। कालू ने देखा कि सब माही और लूसी में व्यस्त हैं, तो उसने शादी की माला और खाने का बर्तन चुराने की कोशिश की। गौरी, जल्दी करो, यही मौका है। लेकिन अब हालात बदल चुके थे। अब रीमा अकेली नहीं थी, उसके साथ एक शक्तिशाली चील भी थी। माही ने कालू को देख लिया। कालू, खबरदार अगर तुमने खाने को हाथ भी लगाया। माही की आवाज़ सुनकर कालू और गौरी की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। वे समझ गए कि अब उनका दांव नहीं चलेगा। निकल जाओ यहाँ से। यहाँ सिर्फ वो रहेंगे जो प्यार करना जानते हैं, चोरी करना नहीं। कालू भाई, अगर तुम्हें भूख लगी थी तो मांग लेते, हम मना नहीं करते। लेकिन चोरी करके तुमने साबित कर दिया कि तुम हमारी खुशी में शामिल होने लायक नहीं हो। कालू और गौरी को अपनी जान बचाकर वहां से भागना पड़ा था। तूफान अब भी बाहर शोर मचा रहा था, लेकिन माही चील ने सबको पास की एक सुरक्षित गुफा का रास्ता दिखाया। गुफा के अंदर ठंड कम थी। रीमा और पिंकी ने वहां आग जलाकर रोशनी कर दी। पंडित जी ने गुफा के अंदर ही शादी की रस्में पूरी की। माफ करना कबूतर, मैंने तुम्हें बहुत गलत समझा। ये जगह किसी भी महल से ज्यादा सुंदर है, क्योंकि यहाँ सच्चे दोस्त हैं। मुझे खुशी है कि तुम्हें यह बात समझ आ गई लूसी। माही चील गुफा के बाहर पहरा दे रही थी ताकि कोई और जानवर अंदर ना आ सके। वाह, ये तो दुनिया की सबसे अनोखी शादी है। बाहर बर्फ का तूफान और अंदर खुशियों की गर्मी। सच कहा छुटकी, जब सब मिलजुल कर रहें तो बड़े से बड़ा तूफान भी हमारा कुछ नहीं बिगड़ सकता। और इस तरह तमाम मुश्किलों, तूफानों और दुश्मनों के बावजूद जंगल में कबूतर की शादी संपन्न हुई। बर्फ गिरती रही, लेकिन उनके दिलों की गर्मी ने उस सर्द रात को भी यादगार बना दिया। जंगल में धुआंधार बर्फबारी हो रही थी। उसी जंगल में एक चील रहा करती थी। उसका नाम माही था। वो चील हमेशा दूसरे पक्षियों से अंडे चुराकर खा लिया करती थी।
काफी दिन हो चुके हैं मुझे अंडे खाए हुए। अभी जाकर ढूंढती हूँ किसी ने अंडे दिए हैं या नहीं। उसी जंगल में रहने वाली रीमा चिड़िया ने अभी अभी 2 अंडे दिए थे। वो अपने अंडों को देखकर बहुत खुश थी। कितने प्यारे हैं मेरे अंडे। अब मुझे मेरे अंडों को अच्छी तरह से गरमाइश देनी होगी। इसमें से जल्द बच्चे बाहर आ जाएंगे। लेकिन उन अंडों पर चील ने मुसलसल नजर रखी हुई थी कि कब रीमा चिड़िया हटे और वो उसके अंडे उठाकर ले जाए। लेकिन रीमा चिड़िया ये बात जान गई थी कि वो चील उसके अंडों के चक्कर में है। इसीलिए रीमा चिड़िया सतर्क हो चुकी थी। अरे, इस चील को भी सब्र नहीं है। जंगल में हर एक पक्षी के अंडे तो ये उठाकर खा चुकी है। अब ये मेरा अंडे भी नहीं छोड़ रही और मेरे पीछे पड़ गई है। मुझे इस चील को कुछ ना कुछ सबक सिखाना होगा, तभी इसकी अकल ठिकाने आएगी। नहीं तो ये हम पक्षियों को ऐसे ही परेशान करती रहेगी। और फिर रीमा चिड़िया सोचने लग जाती है कि वे उस चील को सबक कैसे सिखाए। अरे, ये चिड़िया तो अपने अंडों से चिपक कर ही बैठ गई है। मैंने इस जंगल के हर एक पक्षी के अंडे खाए, लेकिन कोई भी पक्षी इसकी तरह चिपकू नहीं है। ये चिड़िया बहुत ज्यादा होशियार है, अपने अंडों का कुछ ज्यादा ही ध्यान रख रही है। लेकिन मुझे भी चील कहते हैं। जब मैंने इस जंगल के किसी भी पक्षी का अंडे नहीं छोड़ा, तो मैं इसके अंडे कैसे छोड़ूंगी? इसके अंडे तो मैं खाकर ही रहूंगी, पहले मुझे कुछ भी करना पड़े। तभी रीमा चिड़िया के दिमाग में उस चीले को सबक सिखाने का एक अच्छा उपाय आ जाता है और तभी रीमा चिड़िया अपने अंडे उठाकर वहां से चली जाती है और चील ये सब कुछ देख रही थी। अरे नास पीटी चिड़िया, इतनी देर के बाद कहीं गई भी तो अपने अंडे साथ ले लिए और मटकती हुई निकल गई। ये नहीं कि अंडे घर पर छोड़ देती और मेरा काम आसान हो जाता। रीमा चिड़िया पहले रास्ते में एक अच्छी जगह ढूंढकर अपने अंडे छुपा देती है और बर्फ में दबा देती है। उसके ऊपर एक बड़ा सा पत्ता रख देती है और फिर वहां से सीधा उस चील की गुफा में पहुंच जाती है। रीमा चिड़िया देखती है कि वहां पर उस चीले के कुछ अंडे पड़े हुए हैं। रीमा चिड़िया ने अपने अंडे तो छुपा दिए थे। अरे, ये चील कितनी ज़्यादा मूर्ख है। दूसरों के अंडे खाने के चक्कर में अपने अंडों की रक्षा करना ही भूल गई। देखो तो ज़रा, इसके अंडे कैसे पड़े हुए हैं। इनकी रक्षा करने वाला कोई है ही नहीं। अब मैंने जो सोचा है वो मैं आसानी से कर पाऊंगी और ऐसे उस चील को अच्छा सबक मिलेगा और वो आइंदा से किसी पक्षी के साथ भी ऐसा नहीं करेगी। अब देखना मैं क्या करती हूँ। फिर रीमा चिड़िया उस गुफा से चील्स के अंडे उठाती है और वापसी अपने घर की तरफ निकल जाती है। कुछ समय में रीमा चिड़िया अपने घर पर उस चील्स के अंडे लेकर पहुंच जाती है। चील अभी भी उस चिड़िया के अंडों की ताक में बैठी हुई थी। अरे शुक्र है चिड़िया आ गई। अब जल्दी से इसका ध्यान हटे और मैं इसके अंडे खा पाऊं। ये बेचारी चील समझ रही होगी कि ये अंडे मेरे हैं, लेकिन ये तो जानती ही नहीं कि मैं ये अंडे इसकी गुफा से ही निकाल कर लाई हूँ। अब मैं कुछ समय में इन अंडों के पास से हट जाऊंगी और फिर चील ऐसा मौका देखकर इन अंडों को मेरे अंडे समझकर खाने ज़रूर आएगी और फिर जब वे बेचारी चील अपने ही अंडे खा लेगी, तब उसे पता चलेगा कि अपने अंडे खोने का दुख क्या होता है। रीमा चिड़िया का उपाय बहुत अच्छा था। फिर रीमा चिड़िया ने ऐसा ही करा। कुछ समय में रीमा चिड़िया उन अंडों के पास से हट गई और दूर जाकर देखने लगी। उसके जाते ही वो चील तुरंत रीमा के घर में घुस आती है। अरे वाह, मौका अच्छा है। चिड़िया अपने घोंसले से दूर चली गई है और उसके अंडे भी ऐसे ही पड़े हैं। अब मैं इसके अंडे लेकर यहाँ से भाग जाती हूँ। और फिर वो चील चिड़िया के अंडे लेकर दूर भाग जाती है और एक पेड़ पर बैठकर और फौरन से घपाघप उन अंडों को खाने लगी। लेकिन तभी उसे पता चला, अरे इन अंडों का स्वाद तो मेरे अंडों जैसा है और ये दिखने में भी मेरे अंडे ही लग रहे हैं। अरे बाप रे, ये मुझसे क्या हो गया? मैंने तो अपने अंडे ही खा लिए। चिड़िया कितनी ज्यादा होशियार है। इसने अपने अंडे कहीं छुपा दिए और मेरे अंडे यहाँ लाके रख दिए और मैं बेवकूफ अपने अंडे ही खा गई। चील, अब दिल भर के अफसोस करो। तुमने आज अपने अंडे ही खा लिए। कैसी माँ हो, तुम अपने अंडे ही खा गई। चील, आज से तुम्हें अच्छा सबक मिला है। अब आइंदा से तुम किसी भी पक्षी को परेशान नहीं करोगी। चील को भी आज समझ में आ गया था कि अपने अंडों को खोने का दुख क्या होता है और उसके बाद से उसने पक्षियों के अंडों के साथ ऐसी हरकत कभी नहीं की। फिर कुछ दिन बाद रीमा चिड़िया के अंडों में से 2 प्यारे प्यारे बच्चे बाहर निकलते हैं और फिर वो उन दोनों के साथ खुशी खुशी से रहने लगती है।
कलुए जी, अब घर की मरम्मत भी हो गई और हमने भोजन भी जमा कर लिया। अब ठंड का मौसम आ भी गया तो हमें ठंड से कोई परेशानी नहीं होगी। गौरी, तुम दिन भर इतना सारा काम करती हो, क्या तुम थकती नहीं हो? हाँ तो कलुए जी, आप भी तो इतना ज्यादा काम करते हो। आप इतनी ज्यादा सूखे में भोजन खोज कर ले आते हो। गौरी, मुझे तुम्हारे लिए और जग्गू के लिए ये सब करके बहुत खुशी होती है। मम्मा पापा, आप दोनों चिंता ना करें। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा सब काम मैं कर लूंगा और आप दोनों के लिए भोजन भी खोज करके ले आऊंगा। देखा कलुए जी, हमारा जग्गू कितनी मीठी मीठी बातें करता है। अच्छा जग्गू बेटा, तुम अपने पापा के साथ रहो। मैंने सुना है कि जंगल में मीठे मीठे अमृत लगे हैं। मैं अभी जाकर जग्गू के लिए अमृत ले आती हूँ। ऐसा कहकर वो अमृत लाने के लिए चली जाती है। तभी दूसरे जंगल से आया हुआ एक खूंखार चील उसे रास्ते में उड़ते हुए देख लेता है। अरे वाह, खाना! आज तो मुझे खाना मिल गया और मुझे दूसरी जंगल जाने की जरूरत नहीं है। चलो इस कौवी को मारकर माही के लिए ले जाता हूँ। ऐसा कहकर वह सीधा कौवी पर हमला कर देता है। हमला कर कर उसे मार देता है। मारकर उसे ले जाने लगता है। पापा मम्मा कब से बाहर गई हुई है, वो अभी तक घर लौटी नहीं। जग्गू बेटा, तुम चिंता मत करो, तुम्हारी माँ घर वापस आ जाएगी। उसकी कोई दोस्त मिल गई होगी। बेचारा नन्हा सा जग्गू ये नहीं जानता था कि उसकी माँ बहुत दूर चली गई है और कभी भी वापस लौटकर नहीं आने वाली। उसे ले जाते हुए कबूतर देख लेता है। कबूतर तो चील से बहुत ज्यादा डर जाता है। मार दिया चील ने तो गौरी को मार दिया। वो तुरंत रीमा के पास जाता है। जाकर सारी बात बताने लगता है। रीमा बहन, उस चील ने गौरी को मार दिया है। मारकर अपने जंगल ले जा रहा था, मैंने अभी देखा है। अरे बाप रे, अब क्या होगा? जग्गू का क्या होगा? कबूतर, तुम गौरी के घर जाकर सब कुछ बता दो। मैं तो नहीं जा पाऊंगा, मेरी इतनी हिम्मत नहीं है। फिर रीमा जल्दी से कलुए के घर चली जाती है। मगर रीमा बहन, ऐसे कैसे हो सकता है? अभी अभी तो गौरी मीठे अमृत लाने के लिए गई थी। कलवे, वो दूसरे जंगल से आया हुआ बहुत खूंखार चील था। उसने सीधा गौरी पर हमला कर दिया था, जिस वजह से गौरी हम सबको छोड़कर चली गई। मासी, क्या मेरी माँ को चोट लगी है? वो ठीक तो हो जाएगी ना? जग्गू अभी बहुत छोटा है, उसे मर जाना क्या होता है ये सब पता नहीं। देखो कलवे, जग्गू अभी बहुत छोटा है। तुम गौरी के बारे में इसे कुछ भी मत बताना। ऐसा कहकर रीमा वहाँ से चली जाती है। तभी कलुआ अपने बेटे जग्गू से कहता है, जग्गू बेटा, तुम्हारी माँ बहुत जल्दी आ जाएगी। वो दूसरे जंगल गई हुई है। मगर पापा, मुझे माँ के बिना नींद कैसे आएगी? ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन कबूतर रीमा से कहता है, रीमा बहन, अभी तो बहुत दिन हो गए हैं। अभी मुझे लगता है कलुए को दूसरी शादी कर लेना चाहिए। अभी वो घर अकेला कैसे संभालेगा? उसको अपने बेटे को संभालना है और भोजन भी लाना है। कितना कुछ करना पड़ेगा उसे। हाँ कबूतर, गौरी हमारी बहुत अच्छी दोस्त थी। हमें उसके परिवार के लिए कुछ तो अच्छा सोचना पड़ेगा। रीमा बहन, मेरी बीवी की एक अच्छी दोस्त है, उसका नाम पिंकी है। अगर कलुआ मान गया तो हम पिंकी की शादी कलुए से करवा देंगे। हाँ कबूतर, हम दोनों अभी कलवे के पास जाएंगे और उसे सारी बात बताएंगे। फिर कबूतर और रीमा चिड़िया कलुए के घर आते हैं। ये तो मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा। जग्गू तो उसे अपनी माँ कभी नहीं मानेगा। कलवे, तुम बड़े हो और समझदार भी। जग्गू अभी बहुत छोटा है। वो समय के साथ साथ उस कौवी को अपनी माँ मान लेगा। फिर कलवा कौवा भी मान जाता है। वो सब मिलकर कलवा की शादी पिंकी कौवी से करवा देते हैं। पिंकी, वो जग्गू तो बहुत छोटा है। अगर उससे कोई भूल हो जाए तो उसे माफ़ कर देना और उसका अच्छे से ध्यान रखना। मैं भोजन ले आऊंगा, तुम जग्गू और घर का ध्यान रखना। हाँ कलुवे जी, मैं जग्गू का बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगी। मैं सब संभालूंगी, आप बेफिक्र रहिए। फिर कलवा पिंकी को अपने घर ले आता है। पापा, ये आपके साथ कौन है? जग्गू बेटा, ये आपकी दोस्त है। आपकी मम्मा ने आपके लिए भेजा है। पापा, मम्मा कब वापस आएगी? उनके बिना तो मुझे रातों को नींद नहीं आती। बेटा,
तुम मेरे साथ सो जाना, मैं तुम्हें नए नए कहानियां भी सुनाऊंगी। मेरी दोस्त, मुझे पानी पीना है। क्या तुम मेरे साथ नदी पर चलोगी? बेटा तुम चलो मेरे साथ नदी के पास, आज मैं तुम्हें पानी पिलाती हूँ। फिर पिंकी जग्गू को नदी के पास ले जाती है। वहाँ हरियाली और तोता पहले से बैठे हुए थे। अरे वाह, गोरी को मरे हुए तो 4 दिन भी नहीं गुजरे, कलुए ने नई शादी कर ली। कैसे कैसे पक्षी रहते हैं इस जंगल में। कौन है आप, और आप छोटे बच्चों के सामने ऐसी बातें क्यों कर रही हो? हम गोरी के अच्छे दोस्त हैं। तुम कौन हो? तुम कहाँ से आई हो? हम पर सवाल क्यों कर रही हो? जग्गू बेटा, तुम्हारी माँ गोरी मर गई है। अब वो कभी तुम्हारे पास वापस लौटकर नहीं आएगी। तुम चुप हो जाओ। हरियाली छोटे से बच्चे के सामने क्या बोल रही हो? आंटी, आप बताओ, मेरी माँ कहाँ है? पापा ने तो बताया है मेरी माँ दूसरे जंगल गई हुई है। वो जल्दी ही वापस आ जाएगी। जग्गू, सब झूठ है। तुम्हारी माँ मर गई है और तुम्हारे पापा ने दूसरी शादी इस कव्वी से कर ली। ये सब बातें जग्गू को बोलकर तोता और हरियाली वहाँ से चले जाते हैं। आप सब ने मुझसे झूठ क्यों बोला? मुझे अभी मेरी मम्मा चाहिए। आप सब मुझे मेरी मम्मा के पास ले चलो। मैं आपके साथ नहीं रहूंगा। जग्गू मेरी जान, मैं आपकी मम्मा की तरह ही आपसे प्यार करूंगी, फिर कभी झूठ नहीं बोलूंगी। फिर पिंकी कव्वी जल्दी से जग्गू को घर लाती है। घर आते ही जग्गू अपनी माँ को याद करके रोते हुए सो जाता है। आधी रात को जग्गू के सपने में उसकी माँ गोरी कव्वी आती है। जग्गू बेटा, तुम्हारी नई मम्मा बहुत ही अच्छी है, मैंने ही उन्हें भेजा है। तुम उनसे प्यार से रहो और हर बात मानो। मैं कभी वापस लौट कर नहीं आ पाऊंगी, मैं बहुत दूर चली गई हूँ। माँ, आप कहाँ हो? आप जो बोलोगी मैं वही करूँगा। फिर जग्गू जल्दी से अपनी नई माँ के गले लग जाता है। पापा मम्मा, आप दोनों मुझे माफ़ कर दो। आज के बाद से मैं आप दोनों की बात मानूंगा। माँ, आज के बाद से आप ही मेरी माँ हो। उस दिन के बाद से वो परिवार फिर से खुशी खुशी से रहने लगता है।